हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको सपोर्ट करने की सीरीज में डिटेल्ड वीडियो की सीरीज है जिसमें मैं पूरा सिलेबस बेटा कवर कर रहा हूं। आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ये सेल्फ सफिशिएंट लेक्चर्स हैं। कॉन्सेप्ट समझने के लिए, चीजों को समझने के लिए, थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं। आप प्रैक्टिस के लिए और सवाल जरूर लगा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट की नॉलेज, टॉपिक की नॉलेज सब यहां मिल जाएगी आपको। इसलिए क्योंकि मैं पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूं, इसलिए कोई क्वेश्चन बाहर से आ ही नहीं सकता है। तो आप इसको फॉलो करके अपने सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहुंचे हैं 11th क्लास के फिजिक्स के लास्ट लेक्चर पर, जो लास्ट चैप्टर पर वेव मोशन हम लोग कर रहे हैं और तीसरे टॉपिक पर हैं। टोटल मैंने इस चैप्टर को, थोड़ा बड़ा चैप्टर था तो 7 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जो आपके बाजू में आपको दिख रहा होगा। तीसरा टॉपिक सुपरपोजिशन ऑफ द वेव है, यानी एक ही पॉइंट पर दो वेव अगर मिलती हैं तो क्या हो सकता है, ये जल्दी से हम लोग आज सीख लेंगे। तो चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए और वीडियो देखकर आपके न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और इस लेक्चर के अंत में मैं 3 क्वेश्चन चैलेंज भी दूंगा जो आज के ही टॉपिक पर बेस्ड है। तो अगर ये लेक्चर आपकी समझ में आ जाएगा तो वो क्वेश्चंस आप जरूर निकाल लेंगे, और ना निकले वो क्वेश्चन तो एक बार रिफर कर लीजिए कि कौन सा पॉइंट मैं मिस कर रहा हूं जिसकी वजह से ये क्वेश्चन नहीं निकल रहा है। अधिकतर जो वो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए हुए होते हैं, तो निकालना बहुत जरूरी है। इसके पहले के टॉपिक, पहले के लेक्चर्स देखने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, आप उसको क्लिक करके अपना देख सकते हैं। जब भी आप फिजिक्स सीक्वेंस में फॉलो करते हैं, फिजिक्स आपको जबरदस्त लगेगी। मैं क्योंकि बहुत ही सरल भाषा का इस्तेमाल करता हूं। बात को तुरंत स्टार्ट करते हैं बेटा। ये है, देखिए, वेव मोशन नीट फुल चैप्टर शेड्यूल आप देख ही रहे थे। आज बात करेंगे हम लोग पार्ट नंबर 3 की, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इंटरफ्रेंस ऑफ वेव्स एंड बीट्स। ठीक। और कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आपको इसका मैं वहां पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। आप नोट्स बना के आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। कई बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो ये अरविंद एकेडमी ऐप है, यहां पर आप जाकर, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। और आप देखेंगे क्या कि स्टोर सेक्शन में कई ऐसे मटेरियल मिलेंगे जो आपकी नीट की जर्नी को आसान कर देंगे, तो आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो वो मटेरियल आप यूज कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन आसानी से करवा सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक पर आ जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। देखिए क्या होता है कि एक वेव चल रही है तो अकेली है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मान लीजिए किसी पॉइंट पर दो वेव पहुंच रही है एक साथ, एक वेव S1, एक वेव S2। S1 जो यहां पर डिस्प्लेसमेंट देती है, इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करती है अपनी जगह से, वो Y1 है, और ये जो S2 डिस्प्लेस करता है Y2 है। तो जब दोनों एक साथ पहुंचेंगी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का क्या होगा। तो आप जानते ही हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सिंपल यहां पर इसका नेट जो रिजल्ट आता है वो आता है Y1 प्लस बेटा Y2। तो वेक्टर सम इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट आप, या नेट डिस्प्लेसमेंट जो दोनों ही वेव मिलकर कर रही हैं। जब एक वेव कहीं किसी को डिस्प्लेस करती है तो दूसरे वेव की प्रेजेंस से उसका कुछ कमी नहीं होती है। मतलब Y1 जो डिस्प्लेसमेंट कर रही है ना, 2 वेव हो जाएं या 3 वेव हो जाएं, वो Y1 ही करेगी पहली वाली, और Y2 जो कर रही है वो Y2 ही करेगी, चाहे एक वेव साथ में हो चाहे 4 वेव साथ में हो। हाँ, जुड़ने के बाद वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो Y1 प्लस Y2 से बदल जाता है। 3 होंगी तो Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए। इसे बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। आइए आगे की बात करते हैं कि ये देखिए फॉर्मूला सा ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिखा हुआ है जिससे आप निकाल सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो कि आपकी पढ़ाई में उतना ही समझना काफी होता है कि मैं यहां पर 2 वेव ले रहा हूं, और दोनों की जो आप देखें जो साइनसोइडल वेव्स हैं सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, और उनकी वेलोसिटी सेम है। देखिए सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन एंड सेम वेलोसिटी।
ये खास बातें हो गई सुपरपोजिशन में, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, एक ही वेलोसिटी से हैं और एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। अब ये दो वेव लिए जिनका देखिए एम्पलीट्यूड अलग है और इन दोनों के बीच में फाई का फेज डिफरेंस है, आप समझ पाए होंगे। बाकी kx माइनस ओमेगा टी सेम रखा है क्योंकि डायरेक्शन एक है, वेलोसिटी एक है और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है ओमेगा। तो ये दो वेव हमने ले ली। अब ये दो वेव सपोज करिए किसी पॉइंट पर फॉल कर गई एक साथ, ऐसे जैसे पिछला वाला डायग्राम था। अब ये पॉइंट पे जब फॉल की हैं तो यहां पर हम नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के चक्कर में हैं। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इन दोनों का वेक्टर सम, और वेक्टर सम आप निकालना जानते हैं, आपने शुरुआत में ही पढ़ रखा था कि वेक्टर को कैसे हैंडल करते हैं। अगर कहीं से आपको दिक्कत है तो मैंने वीडियो बना रखा है, आप वेक्टर चैप्टर फ्रॉम अरविंद एकेडमी नीट आपको मिल जाएगा और आप सर्च करके बिल्कुल इसको देख सकते हैं। तो ये आप यहां पर इसका मैं वेक्टर सम करके दिखाता हूं कि वेक्टर सम से कैसी बातचीत आती है, और सरल मेथड भी बताऊंगा, पूरा झंझट जिससे ना मिले आपको। तो ये देखिए, ये A1 इसका एम्पलीट्यूड है बेटा, A2 इसका एम्पलीट्यूड है, बीच का एंगल इनका इतना एंगल ये फाई है। दो वेक्टर को ऐड जैसे किया जाता है कर दीजिए। अब इन्होंने एक वर्किंग दिखाई है, जो वर्किंग हम लोग नहीं डिटेल में जाएंगे क्योंकि हमारा ज्यादा फायदा नहीं है इस वर्किंग से। हमारा नेट रिजल्ट जो आता है इससे फायदा है हमारा, ये डेरिवेशन से फायदा नहीं है। तो अगर दो वेव हमारी पिछली दिखाई गई स्थिति के अनुसार मैचअप करती हैं, सुपर इंपोज करती हैं, तो उसका रिजल्ट आता है a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। यहां पर देखिए हमारे पास a अननोन है और थीटा अननोन है। ये रिजल्टेंट वेव है, ये वाली रिजल्टेंट वेव बेटा, ये जो बीच से जा रही इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, ये एम्पलीट्यूड a है और थीटा ये बेसिकली है कि A1 से कितना ये फेस पर आज आएगी। तो a निकालने के लिए हम आप क्या करते हो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई का फॉर्मूला लगाते हो अंडर रूट के साथ, जो वेक्टर में लगाते थे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, याद दिलाऊंगा आपको, ठीक है। और थीटा निकालने के लिए भी वेक्टर वाला फॉर्मूला निकालते हो, और जब थीटा और a पता है तो ये रिजल्टेंट वेव भी आपको पता है। ये क्या है? रिजल्टेंट वेव कह लीजिए सुपरपोजिशन के बाद। बस बात खत्म हो जाती है। मैं जरा सा दिखा देता हूं वेक्टर कैसे इस्तेमाल करते हो। आपने पढ़ा था अगर पी क्यू कोई वेक्टर होता है जिसके बीच का एंगल फाई अगर हो, तो इसका पी क्यू का रिजल्टेंट आर कैसे निकाला करते थे? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस फाई। ये एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका था रिजल्टेंट। यही a निकालने के तरीके में यही, अगर ये A1 है ये A2 है तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई हो गया, बहुत आसानी से। और अगर यहीं पे आप टेन थीटा निकाला करते थे रिजल्टेंट के लिए कि थीटा कितने पर है, तो आप क्या लिखते थे? जिससे ये वाला एंगल पकड़ा Q वाला, तो आप लिखते थे Q साइन फाई अपॉन P प्लस Q कॉस फाई। ये थीटा एंगल आ जाता था फ्रॉम P, जिससे थीटा ले रहे होते थे वो अकेला पड़ा रहता था। आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। थीटा देखिए P से है ना, तो P को अकेला छोड़ दो, टेन थीटा की तरह Q साइन फाई Q कॉस थीटा लिख दो, कॉस फाई लिख दो, बात खत्म। यही यहां पर इस्तेमाल किया गया है। टेन फाई का मतलब हो गया Q साइन फाई P प्लस Q कॉस फाई, और यहीं पर A1 A2 के टर्म में देखिए जो लिखा हुआ है, इसी को ये देखिए A2 ऊपर था तो A2 साइन फाई और A1 प्लस A2 साइन फाई, इससे क्या मिल गया? थीटा। हमें A थीटा पकड़ना है, बात खत्म हो जाएगी। अभी न्यूमेरिकल भी एक करेंगे, ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो अब इसका समरी जिस्ट कि अगर हमारे पास दो ऐसी वेव्स हैं, ऐसी वेव का मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम वेलोसिटी है, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो उस समय दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई है, एम्पलीट्यूड A1 A2 है। तो इनका रिजल्टेंट जब आप निकालते हैं y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो आपको a लिख देना है, साइन के बाद kx माइनस ओमेगा टी, ऐसे ही दोनों में सेम जो है, प्लस थीटा, और इस a और थीटा को ढूंढना है। ये ढूंढेंगे कैसे? ऐसे a इधर से निकालेंगे, थीटा यहां से निकालेंगे, और रिजल्टेंट वेव हमारी y निकल के हमारे हाथ में आ गई। तो बिल्कुल कष्ट फ्री सिचुएशन है। एक न्यूमेरिकल लेके मैं करके दिखा देता हूं जिससे आपको और कंफर्टेबल लगेगा। तो आइए न्यूमेरिकली कर लेते हैं जिससे कंफर्ट लेवल बढ़ जाए और दिमाग तक पूरी बात
पहुंच जाए। तो आगे देखिए यहां लिखा, टू हार्मोनिक वेव्स आर रिप्रेजेंटेड इन एसआई यूनिट्स बाई, एक देखिए वेव ये लिखी हुई है और दूसरी वेव बेटा ये लिखी हुई है, देखिए के एक्स माइनस ओमेगा टी, दोनों में एक ही है, एम्पलीट्यूड भी एक आ गया है, बढ़िया, ना आता तो भी कोई समस्या नहीं थी। और फेज डिफरेंस यहां पर आप देख रहे हैं, फाई का फेज डिफरेंस हमको मिल रहा है। अब हमें ये, अब यहां पे देखिए निकालना क्या है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द सम y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 और फाई y1 प्लस y2, ये कुछ गलत छपा लग रहा है, और फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, यानी ये तो है, ये कुछ एडिशनल आ गया है, तो f छोड़ के यहां पे लिख देते हैं, ये क्या है, फॉर, सॉरी ये फॉर लिखा है, f इसके साथ लग रहा है, फॉर फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई 2 दिया हुआ है। पहला ही कर लेते हैं, सेकंड वाला उसके बाद देखेंगे। तो हमें मालूम था कि इसका जो रिजल्टेंट वेव आती है वो क्या आती है, y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड a, फिर हम लिखेंगे साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो कि यही वैल्यू आती है, x माइनस, मैं एक बार लिख के फॉर्मूला दिखा दूं आपको जिसे बात पकड़ पाओ, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा। ये क्या है बेटा, रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव का मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, है ना, कहीं से कंफ्यूजन होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये a कैसे निकालोगे, यहां इसका मैं, इसे आप कह रहे हैं a1 और इसे आप कह रहे हैं a2, और फाई दे रखा है पाई बाई 2। तो a निकालने का तरीका क्या था, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ये फॉर्मूला था, अभी हमने देखा था। अब यहां पर वैल्यू रख दीजिए, a1 a2 दोनों सेम है 0.22, तो 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर टू 0.2 इंटू 0.2, और कॉस फाई का मतलब है कॉस 90 डिग्री, 90 यहां पे दे रखा है, ये आप देख पा रहे होंगे। अब cos 90 तो होता है 0, तो ये टर्म तो निकल लिया, ये तो आपको पता ही है कि cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, तो ये वैल्यू, यही दो टर्म बचे, 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, अब कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 0.2 रूट 2, आराम से इसको शांति से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.1.414 होता है रूट 2 की वैल्यू, 0.28 मीटर। तो ये देखिए हमारे पास एक पैरामीटर आ गया a। अब थीटा निकालना बचा है, जैसे ही थीटा निकालेंगे फाइनल इक्वेशन हम मेंशन कर देंगे। तो देखिए कितने आराम से करते बन रहा है। अब इस थीटा के लिए आपको क्या सिखाया था कि आप tan थीटा लिखना बेटा, और फिर आप a1 a2 के हिसाब से लिख देना, जो फॉर्मूला लिखा था q sin फाई p प्लस q cos फाई, ये फॉर्मूला टाइप लिखा था ना। तो यहां a1 a2 सेम है, तो 0.2 और फाई 90 डिग्री दे रखे हैं, ये पाई बाई 2, और 0.2 प्लस 0.2 cos 90, आप जानते हैं साइन 91 होता है तो 0.2 आ जाएगा, और ये cos 90 0 होता है, इसलिए 0.2 प्लस 0 आ जाएगा, विच इज 0.2 अपॉन 0.2 विच इज इक्वल टू 1। अब अगर tan थीटा हमारा 1 के बराबर है तो आप इतना तो बिल्कुल समझदार हैं कि थीटा हमारा पाई बाई 4 के बराबर होगा। तो हमारा थीटा भी निकल आया और a भी निकल आया था, दिस इज a, ये a भी निकल आया था, यही वैल्यू यहां डाल दो और इक्वेशन आपको मिल गई। इट इज सो सिंपल, कोई झंझट ही नहीं है। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं और फाइनल, चलिए सब कुछ तो देखिए, इतना रोक लेते हैं सेकंड पार्ट के लिए। और फाइनल इक्वेशन या आंसर जो बना वो क्या बना, y इज इक्वल टू, ये देखिए a की जगह 0.28 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो कि कितनी थी देखना पड़ेगा, वो था x माइनस 3t, x माइनस 3t। तो यहां पर लिख दीजिए साइन के बाद x माइनस 3t, और थीटा पाई बाई 4 आया, ये रहा पाई बाई 4।
ये रिजल्टेंट वेव आपकी आ गई। तो ये पहले वाले का देखिए, बड़े प्यार से आपका आंसर आपके हाथ में आ चुका है। रिजल्टेंट वेव कितनी, देखिए कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं, एक बार क्लियर हो जाए बस बात खत्म। वेक्टर सम निकालना, वेक्टर पढ़े हुए लगा देंगे, क्या दिक्कत है। ये सुपर पोजिशन ऑफ द वेव्स हो रहा है, सुपर पोजिशन, सुपर इंपोज हो रही है, एक के ऊपर एक इंपोज हो रही है। खैर, अब दूसरा पार्ट इसका है, उसको भी पकड़ लेते हैं। तो इधर करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड पार्ट में कहा है, सपोज द फेज डिफरेंस फाई बिटवीन द वेव्स इज अननोन, ठीक है, फाई नहीं पता है, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ देयर सम इज, एम्पलीट्यूड हमको पता है। तो भाई कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला है, इसी को लगा मारो। एम्पलीट्यूड कितना है, 0.32, और A1 A2 तो ये पता ही था हमको, तो 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर प्लस 2, 0.2 इंटू 0.2, और कॉस फाइव नहीं पता है हमको, कह रहे हैं अननोन है। अब इसमें देखो सब नोन है, कॉस फाइव नहीं पता, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऑन सॉल्विंग आप करने का मेथड देख लीजिए कैसे करते हैं, बाकी कोई डाटा याद नहीं रखना होगा, आपको क्वेश्चन में दिया होगा या सवाल ऐसा बना देंगे, निपट जाएगा अपने आप। खैर, इस सवाल के अनुसार फाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस माइनस 1.29 रेडियन आ जाएगी। करने के तरीके पे फोकस करेंगे इस तरीके से। ये सवाल आपका सॉल्व हो गया, ऊपर से दिखा देता हूं, इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर आगे के सवालों की चर्चा हम लोग कर लेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लैरिटी के साथ बना रहे। तो इस सवाल को आप नोट कर लें। फिर इसी बेसिस पर अगला टॉपिक आ जाता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ये थोड़ा ऊपर करना होगा, पूरा नहीं दिखा है आपको अभी, तो मैं यहां तक ले जाता हूं। तो ये आप नोट कर लीजिए, पूरा आपको दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से क्या निकाला गया है। बहुत सुंदर। अब आगे बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो इंटरफेरेंस का मामला क्या है ये मैं थोड़ा बता देता हूं, और फिर इसकी चर्चा जो फिजिक्स की भाषा में हो जाती है। देखिए, ये साउंड वाला चैप्टर है वैसे तो, लेकिन मैं इंटरफेरेंस के लिए आसान भाषा का उपयोग कर रहा हूं, इसलिए लाइट का इंटरफेरेंस की बात करूंगा। आप पढ़ेंगे लाइट के इंटरफेरेंस को अपना 12th क्लास में, 10वें चैप्टर 9वें चैप्टर 10वें चैप्टर में, वेव मोशन में, वेव ऑप्टिक्स में। तो यहां पर देखिए होता क्या है कि अगर दो हम कोहेरेंट सोर्स लेते हैं, कोहेरेंट सोर्स मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ये समझ लीजिए मोटे तौर पर। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, मान लीजिए हम अपने कमरे में एक बल्ब लेके आए और मैंने लगा दिया 100 वाट का बल्ब, एक फ्रीक्वेंसी है उसकी, लाइट हमको मिल रही है। फिर हम दूसरा बल्ब लेके आए बाजार से सेम फ्रीक्वेंसी का, हाइपोथेटिकली सोच लीजिए, काल्पनिक तौर पर, वैसे तो मिलता नहीं है, तो आपने दूसरा बल्ब भी लगा दिया। अब आपने क्या उम्मीद किया, नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि हमारी रोशनी डबल हो जाती है कमरे में। एक बल्ब से जितनी रोशनी, दो बल्ब से उसकी दुगनी रोशनी, दोनों का इंटेंसिटी I1 + I2 जुड़ जाता है। यही तो होता है, ज्यादा रोशनी चाहिए 100 की जगह 100 वाट के दो बल्ब लगा लो। लेकिन यहां क्या कमाल हो गया कि अगर ये दोनों वेव सेम फ्रीक्वेंसी की हैं और एक ही डायरेक्शन में चलकर कहीं सुपर इंपोज हो रही हैं, तो अंडर सर्टेन कंडीशंस जो हम देखेंगे आगे चलकर, ये रोशनी बढ़ी नहीं, ये रोशनी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आप समझ लीजिए पूरे कमरे में कहीं पर आपको काली पट्टी मिलने लगी, कहीं पर ब्राइट पट्टी, ब्राइट का मतलब है बहुत चमकदार पट्टी मिलने लगी। तो कहीं पर काली, कहीं पर ब्राइट, फिर काली, फिर ब्राइट, फिर काली, फिर ब्राइट, इस तरीके से पट्टियां दिखने लगी आपको। तो आपने कहा अरे ये क्या जादू हो रहा है, क्योंकि ये तो हम उम्मीद ही नहीं करे थे। तो ये जो काली और ब्राइट पट्टी, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बोलते हैं, ये जो पट्टियां दिखने लगती हैं, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और ये जो टॉप 10 एक्सपेरिमेंट हैं फिजिक्स के, उसमें यंग वाला ये एक्सपेरिमेंट जो है, YDST एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये उन टॉप 10 एक्सपेरिमेंटों में शामिल है। इसका रीजन क्या है कि इसने साइंटिस्टों को सोचने की दिशा में बदलाव कर दिया। पहले ये मानने को तैयार नहीं थे साइंटिस्ट कि भाई जो हमारी लाइट होती है वो वेव प्रॉपर्टी भी रखती है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि तुम मानोगे नहीं तो जाओगे कहां,
क्योंकि मुझे आप पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। खैर वो बात की बातें हैं, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे। तो इसकी अहमियत बहुत है। तो इंटरफेरेंस में यही हो जाता है। और ये जो काली और ब्राइट पट्टियां मिलती है, डार्क एंड ब्राइट, इसमें एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं होती है, एक जगह से निकलती है, डार्क से ब्राइट में जुड़ जाती है, तो ब्राइट और ब्राइट हो जाती है और डार्क वाली काली हो जाती है लगभग। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। ऐसा आप समझ रहे हैं ना, जितनी एनर्जी है उतनी ही रही, बस एक जैसे मैदान है समतल, तो आपने क्या किया, कहीं गड्ढा खोदा और कहीं टीला बना दिया, उसका ढेर इकट्ठा कर दिया मिट्टी का, तो जो मिट्टी का ढेर इकट्ठा किया वो ऊंचा हो गया और एक जगह गड्ढा हो गया, लेकिन टोटल गड्ढे में मिट्टी डाल दे तो बराबर है, तो एनर्जी सेम। लेकिन आपने उठाकर एक जगह गड्ढा करके एक मिट्टी इकट्ठा कर दी, तो कहीं ऊंचा कहीं नीचा, ऐसा हो गया। यही इसमें हो गया, ऊंचा नीचा। आप समझ पाए होंगे मुद्दा क्या है। तो दिस इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात इस समय कर दी। यही इंटरफेरेंस होता है, दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स जब एक दूसरे से मिलती हैं, अंडर सर्टेन कंडीशन यू विल गेट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। काली सफेद पट्टी, काली ब्राइट पट्टी, और इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को हम लोग इंटरफेरेंस के नाम से पहचानते हैं। आइए समझ लेते हैं अब ये जो कानून फिजिक्स की भाषा में समझना वो क्या है तो मामला बहुत सरल। तो मैंने समझा दिया, इसको आप पढ़ेंगे फिजिक्स की भाषा में तो यही लिखा मिलेगा। सरल भाषा यही है, दो सेम फ्रीक्वेंसी की सोर्सेज रहें, उससे सुपरपोजिशन जब होता है, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, कहीं मिल रही हैं, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज हो जाती हैं, इंटेंसिटी में वेरिएशन हो जाता है। यही यहाँ पर S1 S2 दो वेव्स हैं, इनके बीच का ये पाथ डिफरेंस है, x प्लस डेल्टा x। ये पाथ डिफरेंस से हम देखेंगे कहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब जहां ब्राइट पट्टी मिल रही है वो कंस्ट्रक्शन लग रहा है, ब्राइटनेस बढ़ गई, और दूसरे को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पर काली पट्टी आ रही है, डिस्ट्रक्शन हो गया, एक दूसरे को मारे हुए हैं वो लोग, काला हो गया सब मामला। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन होती है, फटाफट ये पता कर लेते कि कहां पर कंस्ट्रक्टिव और कहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। खैर, तो x और x प्लस डेल्टा x क्या रहा, दोनों का पाथ, यानी ये जो डिस्टेंस S1 ने ट्रेवल किया, ये जो डिस्टेंस S2 ने ट्रेवल किया, वो इतना इतना है। इनके बीच रास्ते की दूरी, पाथ डिफरेंस, दोनों पाथों को घटा दो। तुमने 1 किलोमीटर तय किया, तुम्हारे दोस्त ने स्कूल पहुंचने के लिए 1.2 किलोमीटर तय किया, दोनों के बीच पाथ का डिफरेंस कितना है, 1.2 में से 1 घटा दो, बात खत्म। कोई खास बात थोड़ी, बहुत ही सिंपल होता है ये सब। तो अब देखिए यहां पर हमने सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल पढ़ा था, वही इंटरफेरेंस में लगना है। आखिर हो तो वही रहा है ना, वेव तो दोनों एक पॉइंट पर अटैक कर रही हैं, मिल रही हैं। तो एम्पलीट्यूड का जो डेफिनेशन था, ये देखिए a स्क्वायर लिख दिया है, इसलिए रूट हट गया है। ये आप एम्पलीट्यूड की रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पता चल गया। अब हम जानते हैं फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं इंटेंसिटी वाला। तो यहां से वेव मोशन में, वेव थ्योरी में जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इस वजह से इसको अगर इंटेंसिटी में ले लें, इंटेंसिटी क्या समझ लीजिए, चमक समझ लीजिए आप, चमक, ब्राइटनेस, सरल भाषा के लिए आपको पकड़ने में आसानी होगी। तो जो चमक है या इंटेंसिटी है वो इसी, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल a स्क्वायर है तो इसकी जगह i आ गया, i1 i2 प्लस 2, a1 का मतलब अंडर रूट i1, a2 का मतलब अंडर रूट i2, और ये रहा बाजू में cos phi। बात समझ में आई, ये आ गया ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। जैसे जहां पर डार्क फ्रिंज बन रही होगी वहां पर इंटेंसिटी लगभग 0 पहुंच सकती है, मिनिमम होगी मतलब, और जहां ब्राइट होगी वहां मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम है, चमक मैक्सिमम है। यही इसका मतलब है। अब यहां पर देखिए जो कलाकारी है वो i1 i2 तो बल्ब की रोशनी समझ ले मोटे तौर पर, तो वो तो बदल नहीं रही है, खेल ये कर रहा है cos phi। तो इस टर्म को ना हम लोग इंटरफेरेंस टर्म बोलते हैं, इंटरफेरेंस टर्म, मतलब इसी की कलाकारी से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता। बाकी i1 प्लस i2 तो जुड़ के एक जैसा आ जाएगा, उसमें क्या फर्क है, लेकिन ये cos phi बदलेगा, इस टर्म में ये बदलेगा phi, और उस बदलने की वजह से कलाकारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं आगे की चर्चा। अब यहां पर आपको दिखाया गया है
कि जो इंटेंसिटी थी वो मैक्सिमम कहां पर होगी, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए हम cos फाई की वैल्यू +1 ले लेते हैं। यहां पर देखिए, अगर आपको आई मैक्सिमम चाहिए तो ये वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए। ये मैक्सिमम कब होगी, जब cos फाई की वैल्यू +1 हो जाए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई +1, cos फाई +1 का मतलब है फाई की वैल्यू 0, 2 पाई, पाई का देखिए इवन मल्टीपल आ रहा है। इवन मल्टीपल समझते हैं ना, 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसे करके आपको दिख गया। और यहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा जो a1 + a2 हो जाएगा। ये देख लीजिए पीछे आप, यहां पर cos फाई 1 कर दोगे तो a1 स्क्वायर + a2 स्क्वायर + 2a1 a2, तो a1 + a2 का ये दिख रहे हैं ना, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको कंफर्ट देना चाहता हूं जिससे आप बिल्कुल ऐसा करें, अरे सब जानते हैं आप। cos फाई यहां पर आपने +1 कर दिया था मैक्सिमम के लिए, तो 1 लिख दिया। अब ये क्या होता है, a1 + a2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। एम्पलीट्यूड कितना हो गया, a1 + a2, ये देखिए। और इंटेंसिटी में ऐसे ही लिख दोगे तो इंटेंसिटी की कहानी cos फाई +1, वो इंटेंसिटी निकल आएगी, पीछे अंडर रूट में दिखेगा आपको। तो ये आप a मैक्स हो गया a1 + a2 और इंटेंसिटी हो गई I मैक्स कितनी, √I1 + I2 का होल स्क्वायर। ये दोनों बातें ना हमें ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि सवालों में यहीं पर अटैक करते हैं वो लोग, और हम आराम से संभाल लेंगे। तो I मैक्स कितनी हो गई, √I1 + I2, √I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम में बीच में माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मिनिमम की बात की जाए कि इंटेंसिटी मिनिमम का है, मैंने ध्यान से प्रेजेंटेशन में एरो एरो लगाया है जैसे आपका ध्यान खींच सकूं। तो एम्पलीट्यूड देखिए, मिनिमम एम्पलीट्यूड या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई -1 हो, मिनिमम वैल्यू cos फाई की क्या होती है, -1। अब फाई क्या क्या होगा इसके लिए, 3 पाई ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, और ए मिनिमम कितना हो गया, a1 - a2, जैसे निकाला था वैसे आप निकाल सकते हैं। और उसी अनुसार आई मिनिमम भी आपने निकाल लिया, जो कि आपका कितना आ गया, I = I मिनिमम √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ये मिनिमम है, मैक्सिमम पीछे देखा था। तो इस केस में जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डार्क फ्रिंज है, एम्पलीट्यूड मिनिमम है, चमक सबसे कम है, तो उस समय देखिए एक वेव ऊपर ऐसे जा रही है और ये दूसरी उसकी अपोजिट फेज है। ये दोनों किस फेज में है, अपोजिट। अपोजिट फेज होने का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का आ रहा है। तो वो जब आपने फेज डिफरेंस यहां पर 180 का किया तो ये ऊपर वाली ऊपर आ गई, नीचे वाली नीचे आ गई, दोनों अगर सेम एम्पलीट्यूड का है तो फ्लैट वेव मिल जाएगी, यानी काला, कोई इंटेंसिटी ही नहीं मिलेगी। यही आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसी का यह ग्राफ ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये बाजू में मैंने दिखाया है, जिससे आपको आइडिया मिल जाए। तो ये कंडीशंस हम समझ पाए। अब देखिए यहां पर जो मैं बता रहा था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। ऐसा नहीं कि ब्राइट में ज्यादा एनर्जी कहीं एक्स्ट्रा से आ गई, नहीं, वहीं से गड्ढा खुदा, गड्ढा हो गया और मिट्टी लगा दी गई। तो यहां पर अगर इसमें देखें तो अगर बल्ब को आप जलाते हैं सिंपली बिना इंटरफेरेंस, तो वो I1 + I2 देता है एनर्जी, इंटेंसिटी I1 इसकी, I2 इसकी, नॉर्मल ऐसा मिलता है। अब जब इंटरफेरेंस हो जाता है तो जहां मैक्सिमम आपको इंटेंसिटी मिल रही है वो इस I1 + I2 से इतनी ज्यादा, ये मैक्सिमम है ना, इतनी ज्यादा, ये कितनी है, 2√I1 + I2, 2√I1 I2। और जहां पर गड्ढा कूद गया है जो मिनिमम है, यहां समझ लीजिए वो है 2√I1 I2, उससे कम। मैक्सिमम वाली I1 + I2 से इतनी ज्यादा और मिनिमम वाली I1 + I2 से इतनी कम। तो बेसिकली यही एनर्जी को इसने यहां शिफ्ट कर दिया है, जो कमी की है इसको यहां शिफ्ट कर दिया, यहां पर टीला बना दिया, गड्ढा कर दिया। समझ पाए, यही पूरा काम, इतने गड्ढे में इतना टीला, इतने गड्ढे में इतना टीला। तो कुल मिलाकर हुआ क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है, एनर्जी वही है, टोटल एनर्जी I1 + I2 ही है या इंटेंसिटी वही है, बस उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। इतनी बात आप पकड़ पाए होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। तो इंटरफेरेंस यही कलाकारी है और मजेदार है, ठीक, सरल है बहुत। तो ये आप बात, यही बात यहां पर लिखी है। इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग वेव ऑप्टिक्स में फिर से करेंगे क्लास 12th में।
एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 10 है जहां तक वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो लेकिन अभी भी आप काफी हद तक समझ गए होंगे। चलिए कुछ एक दो सवाल करते हैं जो आपके नीट में टपकते रहते हैं, और क्योंकि ये जो वीडियोस है ना, ये स्पेशली डिजाइंड वीडियो है नीट के लिए। मैंने कहीं भी आपको क्लास 12 कहीं भी जेई लिखा हुआ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं एकदम टू द पॉइंट आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, और आप इसका एकदम पूरा फॉलो करें, फुल मार्क्स लेके आए। खैर यहां इस सवाल को देखते हैं। टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज, इक्वल फ्रीक्वेंसी कह दिया तो इशारा इंटरफ्रेंस की तरफ जा रहा है। हैव देयर एम्पलीट्यूड्स इन द रेशियो दिस वन, तो जो फिगर दी रहती है उसको मेंशन कर लो। A1 upon A2 3/5 given they are superimposed on each other, calculate the ratio of maximum and minimum intensity of the resultant wave। अब आपको ये पता है, यहां पर देखिए कि I max upon I minimum, I max होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और ये होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला भी पढ़ा है हम लोगों ने। इससे क्योंकि आप जानते हैं इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का है, इसलिए √I एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, तो इससे आप निकाल सकते हैं √I1 अपॉन √I2 को लिख सकते हैं 3/5, इसी लॉजिक के ऊपर। अब यहां पर देखिए, इसको चाहें तो आप चलिए ऐसे ही लिखे रहने देते, कोई फर्क नहीं है। अब यहां पे देखिए, चलिए I max I minimum, और इन दोनों को अंदर मैंने √I2 से डिवाइड कर दिया है। √I2 है ना, इससे डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू बन गई √I1 अपॉन √I2, ये +1 हो गया। फिर √I1 अपॉन √I2 -1 हो गया। अब ऊपर नीचे स्क्वायर है तो एक साथ स्क्वायर भी लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को मैं इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहता हूं कि कभी कभी थोड़ा सा कई बच्चे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं बायो में। ए अपॉन बी का होल स्क्वायर एक ही बात होती है, कोई टेंशन नहीं। अब यहां पर √I1 I2 तो हमको पता है 3/5 है, तो यहां पर 3/5 +1 एंड 3/5 -1 का होल स्क्वायर कर देने में कोई बुराई नहीं है। तो देखिए ये 5 और 3 8 आ जाएगा ऊपर, नीचे 5 कैंसिल, और ये आ जाएगा नीचे -2, तो ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी 16/1, और यही आपका आंसर आ गया। देखिए ये सवाल आपके यहां एकदम गिरने आने के लिए एकदम तैयार है, आप इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल भी करेंगे जैसे क्लैरिटी और बढ़ जाए। इस क्वेश्चन को ऐसे आप कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आप कर पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां लिखा है 2 कोहेरेंट साउंड सोर्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ x1 एंड ये x2 होगा फ्रॉम ए पॉइंट, calculate the intensity of the resultant wave at that point if the frequency of the each wave, ये frequency और velocity भी दे रखी है in the medium this one, the intensity of each wave भी दे रखी है। अब ये सुपर इम्पोज हो रही हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी की हैं, तो इंटरफ्रेंस बनने वाला है। इंटरफ्रेंस के लिए ये पाथ डिफरेंस दिया, हम इसको फेज डिफरेंस में चेंज कर देंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। तो पाथ देखिए, अब मैं जैसे कर रहा हूं ध्यान से देखें, ये डेल्टा एक्स लिखने का मतलब होता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब बेटा क्या होता है, ये एक दूरी है, डिस्टेंस हुआ ना पाथ का डिफरेंस। और जब हम फेज डिफरेंस बोलते हैं तो एंगल का डिफरेंस होता है, एक होता है एंगल, एक होता है रास्ता। तो ये इनके में रिलेशन क्या है मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर में, अभी मैं दिखा भी दूंगा। ये रहा x2 माइनस x1 और यहां 0.48 जैसा कि दिया है माइनस 0.28 मीटर, ये पाथ डिफरेंस आया। फेज डिफरेंस में और पाथ डिफरेंस में ये रिलेशन होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स हमको पता है तो हम इससे निकाल, लैम्डा डायरेक्ट नहीं दिया है लेकिन उसके लिए जानकारी दी है। हम ये जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा को लिख सकते हो v अपॉन एफ।
v भी पता, f भी पता, दोनों दे रखा है। तो मैं यहां लेमडा की जगह लिख दूंगा 2 पाई v अपॉन f, तो f ऊपर चला गया, v नीचे आ गया, इंटू डेल्टा x। वैल्यू मेंशन कर देते हैं, तो 2 पाई, फ्रीक्वेंसी थी 400, वेलोसिटी 448 है, और डेल्टा x है 0.28 मीटर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आप अप्रोक्सीमेटली पाई बाई 2 पा जाएंगे। तो ये क्या निकाले हैं, दोनों वेव में एंगल का डिफरेंस, फेज डिफरेंस। व्हाट इज दिस, दिस इज फेज डिफरेंस। इसमें कोई घबराने की कोई बात ही नहीं है भाई। फेज डिफरेंस के मतलब दोनों के एंगल में डिफरेंस, एक ऐसे जा रही, एक थोड़ा सा नीचे कर दो बस इतना है। तो ये अब इससे निकाल के फायदा क्या मिला, हम इंटेंसिटी जब फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए आप सोच रहे होंगे सर ने ये निकाला क्यों, अरे भाई इसलिए निकाला कि जब इंटेंसिटी निकालते हो तो आप लिखते हो I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos फाई। तो अब आई निकालना होगा अगर हमको, तो cos फाई तो चाहिए ना, फाई तो पता करना पड़ेगा, तो फाई तो यही निकाल रहे हो, वरना कैसे निकालेंगे। खैर आगे की चर्चा करते हैं। इंटेंसिटी दोनों की आई नॉट है, तो मैं पहले आई नॉट निकलूंगा, बाद में सेट कर दूंगा। तो इसको लिख दीजिए आप अंडर रूट आई नॉट इंटू आई नॉट, और cos फाई की जगह पाई बाई 2। अब cos 90 तो शून्य होता है, हम और आप दोनों जानते हैं, ये तो निपट गए भाई साहब। तो ये 2 आई नॉट आ गया, 2 लिखा, आई नॉट की वैल्यू दे रखी थी 60 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी होगी 120 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए आ गया। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि देखिए आपको एक चीज मैं बताऊं, अगर आप एम्स दिल्ली का सपना देख रहे हैं तो केवल बायो से आप कैसे पहुंचेंगे, आप खुद ही सोचिए। और सपने बड़े देखने चाहिए, सपने बड़े देखने चाहिए, छोटे सपने जो देखेगा वो क्राइम कर रहा है। तो बड़े सपने अगर आप देख रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि एम्स दिल्ली जाना है, अगर आप बायो ही पढ़ते रहे तो 360 में 360 आ जाएंगे आपके, मान लेते हैं परफेक्ट स्कोर। उसके बाद क्या, उसके बाद भी तो 720 में 360 बचे, वो कैसे लाओगे बिना पढ़े, नहीं भाई ऐसे थोड़ी। तो आपको बैलेंस अप्रोच रखनी होगी। किसी भी सपने को अगर आप देख रहे हैं, बड़ा सपना देखिए, और उसको पूरा करने के लिए रणनीति और डिसिप्लिन उसको फॉलो कीजिए। केवल सपने ही देखेंगे तो पूरे नहीं होंगे, तो सपने जरूर देखिए बहुत पड़े, लेकिन उसको पूरा करने का प्रयास करें। और प्रयास करने के लिए एक आपको रणनीति चाहिए, स्ट्रैटेजी आपकी अपने हिसाब से, और फिर डिसिप्लिन्ड अप्रोच जो फॉलो करा सके उसको, आपको बात बन जाएगी। आपकी बात पकड़ में आ रही होगी आपको। तो आप अगर केवल इंक्लाइंड हो गए कि भाई केमिस्ट्री में झंझट लग रही है, फिजिक्स में मुश्किल लग रही है, तो केवल बायो से आपका काम ज्यादा बनेगा नहीं, फिर मजा नहीं आएगा। और मैं जिस तरह से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं एकदम आसान भाषा है, आप थोड़ा सा मन लगाएंगे, इससे सरल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा नहीं। और वो इसलिए क्योंकि मैं पढ़ के पूरी कोशिश करता हूं, एक किताब, 2 किताब, 4 किताब, इधर उधर दाएं बाएं, जब तक मेरा लैंग्वेज नहीं निकलता वहां से, तब तक मैं उसमें घुस जाता हूं। तो आपको घुसने की जरूरत नहीं है, मैं जब घुस जाऊंगा तो मैं आपके लिए बना बनाया स्वादिष्ट भोजन लेके आऊंगा। कैसे बना आप छोड़िए, वो मेरा मेहनत है, वो करूंगा। तो आप बस उस चीज को खाइए जो आपको खाकर तंदुरुस्ती दे दे, और आप सेलेक्ट हो जाइए चलिए आगे चलते हैं। मतलब ये क्वेश्चन कर लीजिए, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा, जिससे क्लैरिटी मिल जाए। तो आप इसको नोट कर पाए होंगे। ये अगले न्यूमेरिकल की तरफ बच्चों हम लोग बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला न्यूमेरिकल, कई जगह फोटो देखी होगी इसकी, मजा आता है देख के फोटो तो यहां पर देखिए क्या कहानी कही जा रही है। फिगर शोज ए ट्यूब स्ट्रक्चर इन विच ए साउंड सिग्नल इज सेंट फ्रॉम वन एंड टू द वन एंड एंड रिसीव्ड एट द अदर एंड। यहां से साउंड भेजी गई, एक इधर से जाएगी, एक इसमें से घूम के जाएगी। द सेमी सर्कुलर पार्ट हैज ए रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऊपर से इन्होंने 20 सेंटीमीटर की बोल दी है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड सोर्स कैन बी वेरीड इलेक्ट्रॉनिकली। अच्छा भाई, उसकी रेंज भी है कि फ्रीक्वेंसी हम 1000 से लेकर 4000 के बीच इससे टुई टुई करके बदल देंगे। अब फाइंड द फ्रीक्वेंसीज एट विच मैक्सिमा ऑफ इंटेंसिटी आर डिटेक्टेड। कहां कहां पर इस बंदे को मैक्सिमम
इंटेंसिटी, तेज आवाज, मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई पड़ेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक वेव तो सीधी निकल जाएगी, देखिए ऐसे, और एक वेव ऐसे घूम के निकलेगी, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आ जाएगा ना। तो पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस जो आ रहा है, अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर देगा तो आवाज तेज सुनाई पड़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ गई, और कहीं डिस्ट्रक्टिव होगा तो आवाज काफी धीरे सुनाई पड़ेगी। तो ये जो वेव का पाथ है, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस और उससे लिंक करते हुए हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ बढ़ना चाहेंगे। ये एक अप्रोच है इस सवाल को करने की। अब सवाल ये उठेगा कि इन दोनों में पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो बहुत सरल सी बात है, अगर यहां से रेडियस इन्होंने दे रखी है ये r, तो ये पाथ कितना हुआ बेटा? देखो, दिस पाथ इज 2r, और ये तो सेमी सर्कुलर है, तो इसका पाथ कितना है? पाई आर। तो बाकी तो सबके लिए सेम ही है, इन दोनों का डिफरेंस पाई आर बड़ा होगा, तो पाई आर माइनस 2r, दिस इज द पाथ डिफरेंस। बस इसी पे खेलना है। आइए दिखाते हैं आपको। तो पाथ डिफरेंस क्या रहा? पाथ डिफरेंस, जिसे मैं डेल्टा एक्स लिखूंगा क्योंकि यही किताबों में और हम लोग को जानकारी रहती है। तो पाई आर में से आप 2r घटा दीजिए, कोई खास बात थोड़ी होती है। r कॉमन आता दिख रहा है, तो पाई माइनस 2 इंटू आर, ये पाथ डिफरेंस है। अब पाथ डिफरेंस को आगे बढ़ाते हैं फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, कंस्ट्रक्टिव के लिए। तो हमारा पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? वो एन लेमडा में। फेज डिफरेंस जैसे याद कर लेते हो, वैसे पाथ डिफरेंस लेमडा का मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल लोगे तो वो पाथ डिफरेंस मैक्सिमा के लिए निकल आएगा। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लेमडा होनी चाहिए। अब एन लेमडा को ही आगे बढ़ाते हैं, और ये डेल्टा एक्स आपने निकाला है पाई माइनस 2 इंटू आर, और ये एन लेमडा के बराबर है। और अब लेमडा को हम ये जानते हैं, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, तो लेमडा v अपॉन एफ होता है बच्चों। तो इसको v अपॉन एफ लिख देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वही फिगर्स दे रखी थी। तो एन वी अपॉन एफ। अब यहां से फ्रीक्वेंसी ये इस रिश्ते से हम फ्रीक्वेंसी पकड़ लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बेटा? यहां लिख देते तो अच्छा रहता। तो मैं ऐसे एरो लगा देता हूं जैसे आपको ये ना लगे कहां से टपक पड़ा ये। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो गई? एन वी अपॉन एन माइनस 2r। एक बार चेक कर लेते हैं, एन की लिख रहा, पाई है ये, पाई माइनस 2r। मेरे ख्याल से आप सहमत हैं। अब यहां पे वैल्यूज रख देते हैं जो जानकारी इन्होंने दी है। बहुत ही प्रेम से देखिए, एकदम आसान सवाल है। n और v कहां है? 340 है, कुछ भी नहीं होता, बहुत ही आरामदायक। 3.12 माइनस 2, और r 20 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल दिया, 0.2 कर दो। अब यहां ये देखिए n छोड़ के बाकी सब कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब आपने कैलकुलेट किया तो 1491 साथ में n हर्ट्ज आपका यहां पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। अब रेंज उन्होंने दी थी, इस रेंज में n की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो इफ n इज इक्वल टू 1, तो हमारी देन f इज इक्वल टू 1491 हर्ट्ज। अब ये इस रेंज के अंदर है, तो इस फ्रीक्वेंसी पर इसको मैक्सिमा मिलेगा, तगड़ी आवाज सुनाई पड़ेगी, इंटेंसिटी ज्यादा। अच्छा 2 पुट कर दो जरा, देखें तो 2 भी इसके अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है। तो देन यहां पर आपने 2 लिख दिया, इसका डबल कर दिया 2982। अब ये भी रेंज इसी के अंदर है, 4000 तक ये दे रहा है, फिर आपको मैक्सिमा सुनाई पड़ेगी। n बराबर 3 पुट करके देख लेते हैं, 3 पुट कर दिया, देन f इसका 3 गुना कर दो तो 4473 हर्ट्ज। ये जो आपकी है ये बाहर निकल गई, यहां पर आपका मैक्सिमा नहीं मिलेगा, इस रेंज के बाहर है। तो आपके लिए आंसर क्या हो गया? इन दोनों फ्रीक्वेंसी पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टाइप का मामला दिखाई पड़ेगा। बस तो सवाल जो देख के लग रहा था बहुत डिस्टर्ब कर सकता है, कुछ नहीं करेगा, डिस्टर्ब क्यों करेगा। प्यार से देखिए, मैं आपके साथ हूं, काम खत्म। सरल होता है, कोई झंझट नहीं, प्यार से समझिए। हाँ, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है,
क्योंकि क्या होगा कि आप अभी तो समझ जाएंगे, लेकिन 15 दिन बाद, 1 महीने बाद भूल जाएंगे। अब भूलने पे भी ना घबराएं, कई बच्चे कहते रहे सर मैं बहुत मेहनत करती हूं, भूल जाती हूं बार बार। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, हर आदमी भूल जाता है, कोई ज्यादा भूलता है, कोई कम भूलता है। हमें तो सोल्यूशन ओरिएंटेड देखना है। हम अगर ज्यादा भूलते हैं तो 2 रिवीजन ज्यादा कर लेंगे, खत्म हो गई। क्योंकि जो नहीं भूलता है उसके साथ कोई और मसला होगा। भगवान ने सबको एनर्जी सेम दी है, किसी को याद रखने की ताकत ज्यादा दी है, किसी को समझने की ताकत ज्यादा दी है, किसी को मेहनत करने की ज्यादा दी है, किसी का दिमाग थोड़ा बेहतर है। लेकिन आप अपने को सेट करके टॉपर बन सकते हैं। जो चीज जहां फिलअप करनी है कर दीजिए, छा जाइए, बस आपके ऊपर है। आइए चलिए इसको करिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं, बीट्स। बहुत मजा आएगा बीट्स पढ़ने में। तो ये आप नोट कर पाए होंगे मेरे ख्याल से सुंदर तरीके से। आइए अगली बात कर लेते हैं। तो ये रही बीट्स की कहानी। अब बीट्स में मजा आपको दिलवाते हैं कि बीट्स में होता क्या है। देखिए बीट्स में क्या होता है कि जब सेम व्हेन 2 साउंड वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन विथ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट का मतलब ज्यादा से ज्यादा उसमें 10 हर्ट्ज का फर्क हो। एक 400 है तो दूसरी वाली या तो 410 तक हो या 390 तक हो, तभी हम सुन पाते हैं क्लियर बीट्स, वरना हमारे पल्ले ना पड़ेगी। क्यों ऐसा होता बात करेंगे। तो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जब जाती है, सुपर इंपोज होती है, तो हमको क्या होता है, इंटेंसिटी पीरियोडिकली वेरी होके मिलती है, और उसी फिनोमिना को बीट्स बोलते हैं। अब ये जो आपको वर्ड लिखा है कि फ्रीक्वेंसी पीरियोडिकली वेरी होती है, ये आप समझ नहीं पा रहे होंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। देखिए एक ऐसी आवाज आपको मिलेगी, देखिए, तो आप कहीं पर बहुत धीरे हो गई आवाज, कहीं एकदम अचानक बढ़ गई, यही बीट्स मिलती है आपको। फिर से एक बार बताता हूं, ये बीट्स हो गई। अगर स्लाइटली फ्रीक्वेंसी में है तो कहीं पर आवाज एकदम खत्म सी जा रही है, कहीं एकदम से बढ़ जाए, ऐसे करके। कहीं कहीं बहुत तगड़ी मिल गई पीरियोडिकली, अब उतना पीरियड तो मुंह से ना निकाल पाएंगे हम, लेकिन बात आप समझ पाए ना कि कहीं कहीं तेज आवाज सुन रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद एकदम खटाक से कम हो गई, फिर थोड़ी देर बाद तेज हो गई। ये जो आवाज है इसे ही बीट्स बोलते हैं। और आप अपने कई तो आप YouTube पे सुनेंगे तो बीट्स की आवाज सुन सकते हैं। मैं तो अपनी कोशिश की कि आपको मैनुअली थोड़ा अंदाजा दे दूं और आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ऐसे बोल देते तो पकड़ ना पाते। यही बीट्स हैं। अब ये जो बीट्स होती हैं, ये बीट्स के लिए क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रही हो, सेम एम्पलीट्यूड हो बढ़िया बीट के लिए, और स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो। ये कहानी हमें समझ लेनी है। और बीट फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, ये एक कंप्लीट साइकिल ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी, इस कंप्लीट साइकिल को बोलते हैं 1 बीट पर सेकेंड। ये बीट फ्रीक्वेंसी है। अगर किसी 2 सोर्स जो हैं उनका फ्रीक्वेंसी, किसी का ν1 है किसी का ν2 है, तो बीट फ्रीक्वेंसी इसका डिफरेंस होता है। बस इतना ही आपके काम का है, बाकी तो बहुत कुछ लिखा रहता है। अगर मान लीजिए किसी की फ्रीक्वेंसी 400 है और किसी की 403 है, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 403 में 400 घटा दीजिए, डिफरेंस आपको बीट फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, 3। बस यही। अब कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, समझ लेंगे हम लोग। बात पकड़ में आ गई होगी कि बीट फ्रीक्वेंसी दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। अब ये इन्होंने इसका डेरिवेशन करके दिखाया है, जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नीट के वाले बच्चे नहीं लेते हैं, क्योंकि उससे उसका काम ज्यादा नहीं बनेगा, ये तो ज्यादा घुस जाते हैं। तो कोई बात नहीं, एक अंदाजा दे देते हैं आपको, बाकी हम लोग वही पकड़ेंगे। तो यहां पर इन्होंने 2 वेव्स मानी है, जिसके बीच में फेज डिफरेंस नहीं है, इनिशियल फेज π/2 है, तो ये 2 वेव्स लिख दी हैं, देखिए इस तरीके से। और ये सुपर पोजिशन करा दिया है, तो S1 + S2। मैं इसमें गहराई में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इससे ज्यादा फायदा उठा नहीं पाएंगे आप। कैसा फोटो बीट्स का दिखता है, एक देखिए यहां पर एक वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, और ये S बराबर S1 + S2। यहां पर ध्यान रखा जाए कि यहां पर सब कुछ सेम है, फ्रीक्वेंसी अलग है। अगर आप गिनेंगे इतनी दूरी में, तो यहां पर अगर कुछ वेव निकलनी, उससे 2-4 1-2 कम ज्यादा हो सकती है। फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट। µ1 µ2 स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा फर्क, और कितना, 10 के अंदर ही। और ये दोनों आपस में सुपर इंपोज हो जाती हैं। ऐसा देखिए, यहां पर देखिए पीक मिल रहा है आपको,
और फिर ये पीक मिला, डाउन मिला, और मिनिमम यहां मिल जाता है। फिर अगली एक साइकिल कंप्लीट होती कॉस फंक्शन में, फिर पीक मिलता है और फिर यहां पर आपको मिनिमम मिलता है। तो एक साइकिल में ये जो यहां से यहां तक एक साइकिल है कॉस की, उसमें आपको 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम मिल रहा है। इसलिए बीट फ्रीक्वेंसी जो वेव से बनेगी उसका डबल फ्रीक्वेंसी अचीव करनी होती है। बात समझ में आई होगी आपको। अब कुछ नहीं किया, इसको S1 प्लस S2 करके ड्रामा किया है। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का कॉस ए प्लस कॉस बी, इसलिए कि इन जब S1 प्लस S2 करें तो इनको जोड़ पाए। इसको मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, जोड़ जाड़ के आपने निकाला, ये S निकला रिजल्टेंट वेव। और रिजल्टेंट वेव की ये जो है उसकी एम्पलीट्यूड है। ये रिजल्टेंट वेव कौन सी है? ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है। एनवेलप दिख रहा है आपको, दिख रहा हो? ये एनवेलप ये है और इसका एम्पलीट्यूड आपका 2a cos ओमेगा 80 है। इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, देखिए इस पोजीशन पर एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा, यहां पर एम्पलीट्यूड इतना है और यहां पर खत्म ही हो गया है। तो ये कहां मैक्सिमम होगा उसके लिए रख देते हैं 2a cos ओमेगा 80 मैक्सिमम के लिए, जहां पर cos ओमेगा ए +1 या -1 हो, और विच हैपेंस ट्वाइस इन ईच रिपीटिशन ऑफ द कोसाइन फंक्शन। मैंने दिखाया था कि पूरे कोसाइन फंक्शन में 2 बार ऐसा होता है। तो यहां पर आप बीट फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 2 ओमेगा ए के बराबर हो जाएगा। ओमेगा ए उसकी कहानी थी, फ्रीक्वेंसी जो उसकी 2 बार होती है 2 ओमेगा ए, और सब निकाल नुकूल के हमारे लिए ये काम का है बेटा। ये बीट फ्रीक्वेंसी न्यू है बेसिकली, ये वी लिखा हुआ दिख रहा है मुझे, टाइपिंग एरर है, तो ये न्यू है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, बड़े में से छोटा घटा दो, काम खत्म। और टाइम पीरियड 1/f होता है तो 1/f1 माइनस f2 कर सकते हैं, इतना ही हमारे काम का है। बाकी जितना घुस के पढ़ेंगे वो काम नहीं आएगा, काम नीट के लिए वही आएगा जो मैं बता रहा हूं। अच्छा, यहां पर एसेंशियल कंडीशन क्या है हेयरिंग ऑफ बीट्स में? होता क्या है, मैंने आपको बताया कि दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 बीट्स पर सेकेंड बनेगी मैक्सिमम। और हमारी सुनने की जो शक्ति है, ह्यूमन कैपेबिलिटी टू लिसन द म्यूजिक डिफरेंशियली, कि 2 आवाजों में जो हम फर्क कर पाते हैं वो हम तभी कर पाते हैं जब जो आवाजें हमारे कान तक आ रही हैं वो 1/10 सेकंड का डिफरेंस करके आए। यानी एक आवाज पहुंच रही है और दूसरी आवाज पहुंच रही है, उसके बीच में गैप होना चाहिए सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर। उससे कम अगर गैप रहा तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे आवाज। ये ह्यूमन कैपेबिलिटी है, हर चीजों की एक सीमा रहती है। तो ईश्वर ने हम लोग को सीमा दी है, हमारे कानों को, कुछ जानवरों को सीमा ने कुछ और दे रखी है। तो हमारे कान अगर 2 आवाजें आ रही हैं और उनके बीच का जो पहुंचने का, कान पे हिट करने का जो समय है 1/10 से ज्यादा है, तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये 2 तरह की आवाजें हैं। इससे कम समय में हिट कर गई अगर, तो हम उसमें फर्क नहीं कर पाते। तो इसी वजह से क्या होगा कि अगर बीट फ्रीक्वेंसी 10 हो गई तो 1/10 सेकंड से तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि 2 बीटों में फर्क कितना है, 1/10 सेकंड का। लेकिन अगर 12 बीट्स बन गई तो 1 से 1/12 कर दोगे, वो सेकंड कम हो जाएगा और हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये पहली बीट और दूसरी बीट कहां है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए एसेंशियल कंडीशन बीट्स के लिए क्या है कि आपकी बीट फ्रीक्वेंसी 2 सोर्स जो बना रहे हैं उनके बीच 10 से ज्यादा का गैप ना हो, क्योंकि हम सुन नहीं पाएंगे उसको। बाकी बनेगी, सुनाई नहीं पड़ेगी। आप समझ के होंगे, मेरे ख्याल से काफी मैंने आसान भाषा का उपयोग किया है। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं बेटा। अब देखिए सवाल है, इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। द स्ट्रिंग ऑफ ए वायलिन एमिट्स ए नोट ऑफ 400 हर्ट्ज एट इट्स करेक्ट टेंशन। एक करेक्ट टेंशन में 400 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी देता है। द स्ट्रिंग इज बीन टॉट एंड प्रोड्यूसेस 5 बीट। टॉट का मतलब और उसको टाइट कर दिया है। अब देखो टाइट करने में क्या होता है, आप ये पकड़ लें कि टेंशन बढ़ाने पर, इसको याद कर लें, टेंशन को बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी आपकी वाइब्रेशन की वो बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी ये आप पकड़ लें बस, टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी। एरो लगा दिया, समझ गए, इसको याद रखिए। टेंशन घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, वाइस वर्सा। ठीक। एंड विथ ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज के साथ फिर से टाइट की और 400 वालों के साथ भिड़ा दिया। अब कितनी बीट बन रही? अच्छा, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉट स्ट्रिंग।
तो देखिए ये 400 था एक जो हमें पता है, दूसरे वाले की हर्ट्स लिखा है, दूसरे वाले की अब बीट मिल रही 3, तो इसमें और दूसरी फ्रीक्वेंसी में कितने का फर्क होगा? 3 का, 3 ही बीट्स है ना, कहां गया बीट्स, पता ही 5 बीट्स है, 5 बीट्स का फर्क है। तो 5 बीट का अगर फर्क है तो इसकी 5 जोड़ दो, या तो 405 हर्ट्स होगी या 5 कम होगी 395। ये दो पॉसिबिलिटी हमारे पास है बेटा भाई, डिफरेंस 5 होना चाहिए, या 5 ज्यादा हो या 5 कम हो, बस। अब हमें ये पता है कि जब स्ट्रिंग को टाइट किए हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, शुरू में तो 400 थी उसकी, तो अब बढ़ी है, तो बेटा यही तो होगी, ये थोड़ी है 400 से बढ़ी हुई तो 405 होती है, आंसर 405। एक सवाल आपका इस तरफ गलत नहीं हो सकता है। फंडा याद रखेंगे, स्ट्रिंग टेंशन बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, बस। 400 के बाद टाइट किए तो 400 से ऊपर जा रही फ्रीक्वेंसी, 5 बीट्स थी 405 हो गई, इसको नोट कर लीजिए। अगला फिर से एक सवाल देखते हैं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और ऐसी चीजों में आप बड़ा बड़ा सवाल को निकालकर किनारे लगा सकते हैं। आइए अगली बातचीत करते हैं। कंसीडर द टू आइडेंटिकल पियानो स्ट्रिंग्स ईच ट्यून्ड एग्जैक्टली टू दी 420 हर्ट्ज। दोनों को 420 हर्ट्ज पर हमने एग्जैक्टली इनकी ट्यूनिंग कर रखी है। अब क्या है, द टेंशन इन एनी वन ऑफ द स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाई 2। यहां टेंशन बढ़ाया है, टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी तो बढ़ गई, कितनी बढ़ गई इसकी जानकारी लेनी पड़ सकती है। इफ दे वर नाउ स्ट्रक, अब फिर वो स्ट्रक किए आपस में, व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी, अभी ये दी नहीं है, हमको पूछ रहे हैं, और जानकारियां हैं बिटवीन द फंडामेंटल्स ऑफ द टू स्ट्रिंग्स। फंडामेंटल नोट की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग वाला पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, अगला टॉपिक। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी है? 65 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी पकड़नी पड़ेगी। तो हम ये जानते हैं कि अगर ν1 ν2 T1 एंड T2, ये V1 भी लिख देना चाहिए, तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए ν1 V1 T1 and ν2 V2 and T2 are the frequency, velocity and tension in the first and second string रेस्पेक्टिवली, जैसे आप समझ पाए, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, v2 अपॉन v1 जो स्ट्रिंग वाला फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा μ2 अपॉन 2l एंड μ1 अपॉन 2l। यहां से वैल्यू आई ν2 अपॉन ν1। अब फ्रीक्वेंसी का क्या लिख सकते हैं, टेंशन के रिलेशन में ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2l अंडर रूट T2 अपॉन म्यू। ये जब स्ट्रिंग वाला पढ़ेंगे तभी फॉर्मूला कैसे आया वहां देखेंगे, तार वाले में, स्ट्रिंग वाले में, स्टेशनरी वेव वगैरह जहां बनती हैं। तो अभी ये सवाल आ गया है तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा, देख लें जिससे आप करते बने। तो अंडर रूट T2 अपॉन T1 यहां पर आता हुआ दिख रहा है। अब यहां पर देखिए, जो टेंशन T2 था वो 2% बढ़ा दिया गया है T1 से, तो T1 प्लस 2% मतलब 2/100 T1 विच इज 1.02 T2। तो यहां पर ν2 अपॉन ν1 जो हमने यहां लिखा था, ये ν2 अपॉन ν1 अंडर रूट T2 अपॉन T1, तो अंडर रूट T2 की जगह 1.02 T1 अपॉन T1। सॉल्व करेंगे तो 1.01 आपका वैल्यू आ जाएगा, दोनों फ्रीक्वेंसी का रेशियो है। तो नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइटेंड स्ट्रिंग, जो टाइट की है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई, ν2 इज इक्वल टू ν1 इंटू 1.01। 1.420 थी पहले, 1.01 वैल्यू हो गई 424.2 हर्ट्ज। और बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इन दोनों का डिफरेंस 420 है उसका, यानी न्यू बीट
तो ये वैल्यू हो गई ν2 माइनस ν1, 424.2 और 420, तो वैल्यू कितनी हो गई 4.2 हर्ट्स। ये आंसर हो गया। सवाल थोड़ा सा ये फॉर्मूला आपसे डिमांड करता है जो आपके कोर्स में है और आप पढ़ेंगे स्ट्रिंग में वाइब्रेशन जब कराते हैं। अभी इस टॉपिक में इसका डेरिवेशन नहीं है, तो खैर इस फॉर्मूले को याद किए होंगे तो ऐसे सवाल हो जाएगा, आप इसको लगा लीजिए। फिर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बीट्स पढ़ेंगे हम लोग, तो चलिए वो देख लेते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखिए क्या है, यहां भी कुछ बातें आपको याद करने की स्टाइल में बता देता हूं। व्हाइट कलर ही लेते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। एक ट्यूनिंग फॉर्क की मान लो फ्रीक्वेंसी हमको पता है और दूसरी ट्यूनिंग फॉर्क की हमको नहीं पता है, तो दोनों के एक साथ हम वाइब्रेट कराते हैं तो दोनों में कुछ बीट्स निकलती हैं। अगर पहली वाली की 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और 3 बीट निकल रही हैं तो इसकी कितनी होगी, या तो 3 ज्यादा या 3 कम। कहने का मतलब अगर एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी 400 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी और बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, सपोज करिए 3 है, तो ये दूसरा जो ट्यूनिंग फॉर्क का नॉन फ्रीक्वेंसी का, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है। अगर इसकी 400 है तो या तो ये 3 ज्यादा होगी या 3 कम होगी। अब इन दोनों में हम पहचाने कैसे कि ये यहां तक तो पहुंच गए। अब उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं, समझ पाए होंगे कर क्या रहे हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी पता करना चाहते हैं, इसकी मालूम है हमको, तो 403 397 बीट फ्रीक्वेंसी निकली। अब ये यहीं पर लिखा है µ2 की वैल्यू ν1 प्लस बी या ν1 माइनस बी होगा, वही 3 ज्यादा या 3 कम जितनी बीट फ्रीक्वेंसी है। इसको हम दो अलग मेथड से पकड़ते हैं, एक होता है लोडिंग मेथड, एक होता है फाइलिंग मेथड। क्या मतलब है, लोडिंग मेथड में वैक्सिंग करते हैं, मैंने यहां लिख दिया जैसे सिंपल भाषा में आप पकड़ पाए। आप क्या करेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क पर वैक्सिंग मोम चिपका देते हैं, तो मोम चिपकाने से, वैक्स चिपकाने से आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। वैक्स लगाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। ये आप ऐसे नोट्स बना के रखिए, इतना याद कर लीजिए, काम बन जाएगा। अब आपने क्या किया, अब वैक्स लगाने के बाद अगर फ्रीक्वेंसी घट रही है, बीट फ्रीक्वेंसी, तो फिर आंसर हो गया µ2 इक्वल टू µ1, µ2 इक्वल टू µ1 प्लस बी। मतलब देखिए समझिए, पहले वाले की 400 थी, अब 3 बीट थी, तो या तो 403 या 397। अब आपने वैक्स किया है तो ये सेकंड वाले की जो फ्रीक्वेंसी है, अब बीट फ्रीक्वेंसी मान लो पहले 3 थी, अब बीट फ्रीक्वेंसी 2 है, घट गई। इसका मतलब क्या है, 403 रही होगी उसकी, वैक्स करने पे फ्रीक्वेंसी घटी तो 403 से 402 पहुंची है, और 400 और 402 में 2 का डिफरेंस है, इसलिए 2 बीट फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर 397 होती और गिरती तो 396 हो जाती, इन दोनों में 4 का डिफरेंस आता तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती। इस तरह से सोच सकते हैं। बाकी इन्होंने याद कराने के लिए कि अगर बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो दूसरे वाले में जोड़ दीजिए बीट फ्रीक्वेंसी ν1 प्लस बी, यानी ये 400 है तो ये 403 हो गई, बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है तो। और बीट फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है, याद करना चाहें तो दूसरे से कम कर दीजिए, क्योंकि वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी गिरती है। मैंने यहां लॉजिक बताया आपको। तो अगर फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है तो ν1 प्लस बी, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो ν1 माइनस बी। इस तरह से कर सकते हैं, लॉजिक में बगल में समझा चुका हूं। अब फाइलिंग मेथड क्या होता है, फाइलिंग मेथड का मतलब होता है जैसे ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क है, तो इसको हम क्या करते हैं, रगड़ देते हैं, घिस देते हैं। घिसने को फाइलिंग बोलते हैं। आप नहीं ऐसा इंटरेस्ट लिए होंगे, मेरे पास रहते हैं, एक रेती आती है, रेती समझते, आरी नहीं, किसी भी चीज को घिसने के लिए इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो जैसे कोई नुकीला हिस्सा है लोहे का, आप जैसे स्कूल जाते होंगे तो स्कूल में आप देखेंगे कभी कभी लोहे की टेबल कुर्सी बनाते हैं ना, डेस्क आपकी, जब गए होंगे स्कूल, अभी मान लो नहीं गए, कई जगह रहता है, कई जगह लोहे का नहीं भी रहता है। तो कोई मान लो हिस्सा नुकीला निकला है और आपको उसको घिस के उस नुकीले हिस्से को खत्म करना है, तो फाइलर्स आते हैं, लोहे का ऐसा टुकड़ा होता है, हाथ से करें या आजकल मोटर्स आती, मशीन से भी कर देते हैं, ऐसे घिस दीजिए तो नुकीलापन खत्म हो जाता है। वो क्या कर रहे हैं, फाइलिंग,
घिस के घिस दे रहे हैं उसको। तो फाइलिंग का मतलब घिसना। तो अगर आपने फाइलिंग कर दी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी, ये फंडा पकड़े रहिए। मास कम कर रहे हैं, फाइलिंग घिस रहे हैं, कुछ निकल गया, मास कम हो गया, फ्रीक्वेंसी गई बढ़। अब उस स्थिति में क्या है, अगर बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है तो म्यू2 इक्वल टू म्यू1 माइनस बी। घट रही है तो ये कहानी हो जाएगी म्यू1 माइनस बी, बढ़ रही है तो प्लस कर देना। सिंपल सी बात है कि भाई अगर मैं ये बोलूं कि 400 हर्ट्ज थी, पहले 3 थी बीट फ्रीक्वेंसी, तो फिर ये 403 हो सकती है या 397। अब आपने इधर वाले की फाइलिंग कर दी, और फाइलिंग कर दोगे और आप कह रहे हो कि 2 बीट फ्रीक्वेंसी हमको मिल रही है नई वाली, फाइलिंग करने पे इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गई, तो अगर ये ज्यादा होगी तो ये 404 हो जाएगी, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, इसका मतलब ये कम वाली है। तो कम वाली मतलब 397, वही लिखा है म्यू1 माइनस बी। इस लॉजिक से आप सोच सकते हैं, या तो इसको रट लीजिए, गलती होने के चांस बने रहते हैं इस तरह याद, क्योंकि डिक्रीज इंक्रीज कंफ्यूजन होता है। लॉजिक पकड़े रहेंगे तो गलत नहीं हो सकता, 5 सेकंड लगेंगे सोचने में आपको। और फिजिक्स के सवाल निकालने के लिए आप कुछ तो समय पकड़ के चलते हैं ना, कि एक सवाल पर हमको 1 मिनट खर्चा कर सकते हैं हम, या 1.5 मिनट खर्चा कर सकते हैं प्लानिंग के तहत। तो कोई सवाल अगर 10 सेकंड में निकल रहा है, 15 सेकंड में निकल रहा है, 20 सेकंड में निकल रहा है, तो कोई बुराई नहीं नहीं, अच्छी बात है। हाँ, कोई टेक्निक ऐसी हो जो आपका मतलब जबरदस्ती 1-1.5 मिनट से ज्यादा ले रही हो, तो वो डिस्कंफर्टेबल लेवल पैदा हो जाता, कैलकुलेशन जहां होगा वहां लग जाता है समय। कुछ सवाल होते हैं जो 5 सेकंड में हो जाते हैं, कुछ सवाल होते हैं जो खुदा ना खास्ता 3 मिनट ले लें, कोई क्या भरोसा है ना। ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपको वही सब जज करना है, वही स्पीड बनानी है। तो खैर ये बात आप पकड़ पाए होंगे, फाइलिंग मेथड भी। अब इसका यूटिलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूटिलाइजेशन क्या है, हम लोग ऑक्सीलेटर्स बनाना चाहते हैं कम फ्रीक्वेंसी के, वो बनाना मुश्किल होता है, तो दो फ्रीक्वेंसी के ऑक्सीलेटर्स को सुपर इंपोज करा देते हैं। मान लो 3 फ्रीक्वेंसी का ऑक्सीलेटर बनाना है, 3, एक 400 वाला लगा दिया, एक 403 वाला, दोनों मिले 3 का ऑक्सीलेटर बन गया, डिफरेंस का काम खत्म। ऐसे 3 फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करने में छक्के छूट सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर्स की बात की जाती है, यूटिलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। बस बड़े प्यार से कुछ सवाल एक आधे बना लेते हैं जिससे हमें मजा आ जाए। चलिए आइए देखते हैं ना। तो यहां पर देखिए, ए ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस 3 बीट्स पर सेकेंड। क्या ये रंग बदला है? बदला है। When sounded together with a fork of frequency 364, एक का 364 है नोन, और 3 बीट्स मिल रही हैं, तो ये 3 ज्यादा हो सकता है 367, या 3 कम हो सकता है 361। आप मेरी बात से सहमत होंगे। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। When the first fork is loaded with a little wax, वैक्स लगाने पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? घट जाएगी वैक्स वाली की। when the first fork is loaded with wax, ये पहले वाले को वैक्स लगा दिया, then the number of beats becomes 2, पहले ये 3 थी, अब इसकी फ्रीक्वेंसी गिरी है और 2 बीट्स मिल रही हैं। तो बेटा यहां पर देखिएगा, जो वैक्सिंग की गई है इस वाले पे की गई है, ये यहां पर देखिए, यहां पे ठीक से पढ़िए, ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस 3 बीट्स पर सेकंड व्हेन साउंडेड टुगेदर विद ए फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 364। 364 ये कोई फॉर्क है, 364 से आपने क्या किया, जब इसको बीट एक साथ बजाया तो बीट्स 3 मिली, ये पहले वाला है। व्हेन द फर्स्ट फॉर्क, इसमें वैक्सिंग कर दी है, तो इसमें आपने वैक्सिंग की, फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज की, और कह रहा है कि नंबर ऑफ बीट्स हो गई हैं अब 2, लिटिल वैक्स, देन द नंबर ऑफ बीट्स बिकम्स 2 पर सेकेंड। तो फर्स्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? फ्रीक्वेंसी घटी है, बीट्स कम हुई है। अगर ये 361 होती और फ्रीक्वेंसी घटती तो गैप बढ़ जाता, बीट्स बढ़ती, इसका मतलब ये वाली है 367 से कम हुई और इन दोनों के बीच में गैप कम रहा, बीट्स कम हो गई। इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? 367। और अगर याद करने के भरोसे करेंगे तो याद करने के भरोसे भी आप कर सकते हैं। जैसे बताया था, फ्रीक्वेंसी अगर गिर रही है तो उसको आप जोड़ के कर दीजिए, 364 प्लस 3 367 पहुंच गए, ऐसे करके।
लेकिन मुझे उस चीज को याद रखने की अपेक्षा झट से सोचना ज्यादा पसंद है। समझ पाए हो ना कि शुरू में ये पहला पहला वाला है फर्स्ट, ये सेकंड मैंने इधर बना दिया है। तो पहले से सेकंड को जब आपने बीट्स प्रोड्यूस कराई तो बीट्स कितनी मिली, 364 वाला था 3 मिली, तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 367 या 361, तभी 3 बीट है। अब इस पे कर दी वैक्सिंग और बीट हो गई कम, तो बीट कम होने का मतलब है 367 पर जब वैक्स की हो तो फ्रीक्वेंसी घटी है, तो डिफरेंस कम हो गया, 2 मिल गई। अगर यहां वैक्सिंग करते तो 361 से कम होकर 360 होती, तो ये 4 होनी बढ़नी चाहिए, जो नहीं बढ़ी, बात खत्म है। इस तरह इसको कर सकते हैं, वरना वो जो फॉर्मूला टाइप बताया उसको याद करके भी कर सकते हैं। अगर आप याद कर पाए और झटाझट लगा पाए वो भी तेजी से, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा जो 4 सेकंड जो लग रहे हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी यहां घट रही है तो आपने दूसरी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई ले ली, बीट फ्रीक्वेंसी घटे बढ़ी हुई ले ली इन केस ऑफ वैक्सिंग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल करते हैं एक और। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां पर और लिखा डू ट्यूनिंग फॉर पी एंड क्यू व्हेन सेट वाइब्रेटिंग गिव 4 बीट्स। ये एक पी है ट्यूनिंग फॉर, एक क्यू है, दोनों में 4 बीट्स अभी मिल रही हैं। इफ ए प्रॉन्ग ऑफ द वर्क पी इज फाइल्ड, इसमें बीट फ्रीक्वेंसी अभी क्या है 4, दोनों का डिफरेंस 4 रहा होगा, बताया अभी नहीं कुछ बताया। इफ दैट आगे पढ़ लेते हैं। प्रॉन्ग पी इज फाइल्ड, इसको फाइल्ड करोगे इसकी फ्रीक्वेंसी जाएगी गिर, फ्रीक्वेंसी जाएगी बढ़, फाइलिंग करने पर फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। द बीट्स आर रिड्यूस टू 2, अब बीट्स कितनी मिलने लगी 2, पहले 4 थी। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पी इफ दैट ऑफ क्यू इज 250, तो ये 250 हर्ट्ज है। देखिए अब 4 बीट्स का मतलब है देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, 4 ज्यादा या 4 कम, 246। अब यहां पर इसको पी को फाइल किए, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, अगर बढ़ने पे बीट्स कम हो रही तो 246 इसका आंसर होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आंसर इज 246। देखिए कितने आसानी से आ गया। फंडा आपको ये पकड़ के रखना, फाइलिंग करने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, तो इसकी फाइलिंग करो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है और बीट कम हुई है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 246 होगी, फाइल किया तो 248 हो गई होगी, तो इसलिए 2 फ्रीक्वेंसी हमको मिल रही है। इसकी फाइल ये बढ़ जाएगा तो और गैप बढ़ जाएगा, इसलिए आप तुरंत कर सकते हैं इसको। तो आप इसको याद कर लें, चाहे इस मेथड से करें, थोड़ा समझते हुए 5-7 सेकंड आपके लगते हैं, एक सवाल आपका गलत नहीं हो सकता है। बस आपको ये फंडे पकड़ में आनी चाहिए कि फाइलिंग करने पर फ्रीक्वेंसी की हालचाल क्या है। फाइलिंग घिसने पर मास कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, वैक्सिंग पे मास बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी घट रही है। यही वैक्सिंग या फाइलिंग आती है आपके यहाँ। या स्ट्रिंग को टाइट कर देंगे, टाइट करने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, बात खत्म। तो इसको नोट कर लीजिए। और अब समय आ गया है 3 क्वेश्चन चैलेंज का बेटा। तो आइए करते हैं 3 क्वेश्चन चैलेंज का। तो इस चैलेंज में देखिए आज ही के टॉपिक पर है, पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। आप इन क्वेश्चंस को निकालिए, कमेंट सेक्शन में आंसर पोस्ट कीजिए, और अगर क्वेश्चन नहीं निकलते तो रिफर कर लीजिए वीडियो के इस पॉइंट पर, टाइम स्टैंप लगा के देंगे, तो आप वहीं जाके 1 मिनट खर्चा करके समझ लीजिए, जैसे सवाल निकले जरूर। और फॉर आंसर्स ज्वाइन अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप पर इसके आंसर्स को पोस्ट कर दूंगा, जैसे आप समझ पावे। तो पहला चैलेंज, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। 5 सेकंड देता हूं, पॉज करके नोट कर लें और सॉल्व करने की चेष्टा करें। तो मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूं, 5 सेकंड आपको दे रहा हूं। तो ये 5 सेकंड आपको मिल गए होंगे अब पॉज करके काम करने के लिए। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। ये बेटा क्वेश्चन 2 है, मैं हटता हूं और 5 सेकंड आप और ले लीजिए, जिससे कि आप इसको शांति से देखकर पॉज करके नोट वोट कर पाए। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। अब तीसरे के लिए फिर 5 सेकंड मिलते हैं, पॉज कर लें और इसको सॉल्व करें। मैं हटता हूं जैसे पूरी बात आपको दिखाई पड़ जाए, जैसे कि शांति से पॉज करें और इसको आराम से पढ़ सकें और काम बना सकें। इसको निकालिए जरूर आपको। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो देख के न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। ध्यान रखिएगा ये स्पेशली डिजाइंड वीडियो है
केवल नीट वाले बच्चों के लिए। और एक चीज मैं बता दूं, मैं सारे सिलेबस को कवर कर रहा हूं, तो एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। ये सेल्फ सफिशिएंट वीडियो है, इतना पढ़ के आप टॉपिक की पूरी जानकारी ले पाएंगे। तो आप फॉलो कर सकते हैं अरविंद एकेडमी नीट चैनल को। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। पसंद आने पर अरविंद एकेडमी चैनल को तो नीट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही। और इसका पीडीएफ पाने के लिए अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।